भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा का 10वां राज्य सम्मेलन मध्य प्रदेश के अनूपपुर में 3 से 5 अप्रैल को आयोजित किया गया। इस अवसर पर जाने माने अभिनेता राजेंद्र गुप्ता भी शामिल हुए और अपने विचार साझा किए। देखिए विंध्य भारत के लिए अनूपपुर से शैलेंद्र द्विवेदी की खास रिपोर्ट। इप्टा अपने नाटक और वैचारिक गतिविधियों के लिए जानी जाती रही है। सन 1943 से लगातार देश और जन सरोकारों से जुड़े नाटकों का मंचन करती रही है। इस संस्था ने बलराज साहनी, हबीब, तनवीर, शबाना आजमी जैसे कलाकार दुनिया को दिए। समय के साथ साथ इप्टा की गतिविधियां कम होती गई। एक समय था जब प्रत्येक रंगकर्मी इप्टा के अनुभवी कलाकारों से नाटकों को सीखने जाया करता था, लेकिन बढ़ते पूंजीकरण और सरकारी दखलंदाजी के कारण अब इप्टा की गतिविधियां कमजोर होती नजर आ रही हैं। शहडोल संभाग के अनूपपुर में इस अप्रैल 3 से 5 तारीख तक 10वें राज्य सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उद्घाटन सत्र और औपचारिकताओं के बाद 3 अप्रैल की शाम असमंजस बाबू का शानदार मंचन किया गया। यह इस नाटक की 56वीं प्रस्तुति थी। मंच पर अभिनेता राकेश यादव उतने ही सहज नजर आए। दूसरे दिन विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें इप्टा की विभिन्न इकाइयों से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें मुख्य रूप से रीवा से डॉक्टर विद्या प्रकाश तिवारी, अशोकनगर से हरिओम राजौरिया और छतरपुर से शिवेंद्र शुक्ला महासचिव इप्टा मध्य प्रदेश मौजूद रहे। सम्मेलन का समापन 5 अप्रैल को विवेचना जबलपुर के नाटक से होगा, जिसका निर्देशन जाने माने रंग निर्देशक अनिल रंजन भौमिक के नाटक से होगा। इस दौरान प्रसिद्ध अभिनेता राजेंद्र गुप्ता ने अपने विचार साझा किया। उन्होंने कहा कि लोग इप्टा को इस्तेमाल करते हैं और फिर बाद में आगे निकल जाते हैं। पहले सुनते हैं राजेंद्र गुप्ता को, उसके बाद देखते हैं नाटक के कुछ संपादित अंश। NSD पास जब मैंने किया 72 में, उसके बाद हम लोगों के पास स्टूडेंट्स के पास छुट्टियों में बहुत खाली समय रहता है और एक छटपटाहट रहती है कि क्या किया जाए, कैसे करें। तो मैंने शंकर मार्केट में ऑफिस होता था इप्टा का दिल्ली में, वहां जाना शुरू किया। एक दो नाटक किए भी। एक गालिब के पुर्जे एक नाटक था, उसमें मैंने भाग लिया। मगर मेरी याददाश्त में कुछ चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी तल्ख हैं, बुरी लगती हैं। आज भी याद करता हूं तो लगता है ओ संगठन क्यों नहीं चल पाते। माफ कीजिएगा, मेरा अनुभव या एहसास मेरे कुछ ऐसे हैं कि संगठनों में ने मुझे कभी अपने अंदर संगठनों में विश्वास नहीं पैदा करवाया। ये मेरे एहसास हैं। मैं गलत हो सकता हूं, मगर मैं जो है सच्चाई वो बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मैंने देखा कि जिन लोगों से भी मेरी मुलाकात हुई वो काम संगठन इप्टा में भी कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं। और जहां जरा सा कमर्शियल होने की संभावनाएं हैं, नाटक कामयाब हो गया है, तो वो बाहर करेंगे, वो इप्टा में नहीं करेंगे। ये मेरे शब्द को माफ कीजिएगा, ये दोगलापन मैं जिंदगी में नहीं अपना पाया। युवक को गीता के ज्ञान से वंचित रखा, हिंदू नौजवानों को कुरान की अच्छाइयों से महरूम रखा गया। अब इस नुकसान की भरपाई कौन मौलवी या पंडित करेगा? क्या इन पर क्षतिपूर्ति का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? अरे सरकार को तो चाहिए कि सरकार शब्दकोश का सबसे पाखंडी शब्द, सबसे हरामी अल्फाज। अरे सरकार मौलवी और पंडितों पर क्या रोक लगाएगी? उसने तो खुद हिंदू कोड और मुस्लिम कोड बना रखा है। ये मुस्लिम कोड है भैया, हिंदुओं पर लागू नहीं होगा। और ये हिंदू कोड है, मुसलमानों पर लागू नहीं होगा। अरे भाई, मैं कहता हूं कि यदि कानून में अच्छाई है तो सभी पर लागू हो, और यदि खराबी है तो किसी पर भी क्यों लागू हो। लेकिन किसी ने सुना नहीं। सही कहने वालों को अनसुना करना तो इस मुल्क का बड़ा पुराना रिवाज है। यहाँ के लोगों ने राम, कृष्ण, गुरु नानक और महावीर जैसे बुद्ध पुरुषों को नहीं सुना तो इस
इस असमंजस बाबू की हैसियत ही क्या है। सही बातों की यहाँ ढंग से मार्केटिंग नहीं हो पाती और फिजूल बातें बड़े प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत की जाती हैं। वजह है संगठन की ताकत। अच्छे आदमी यहाँ अकेले हैं और बुरे आदमी संगठित। इसीलिए और सिर्फ इसीलिए जीसस को सूली पर लटकना पड़ा, हुसैन को गर्दन कटानी पड़ी और सुकरात को जहर पीना पड़ा। कोई ज्ञानी आदमी बोलने की कोशिश करता है तो लोग जान बचाकर भागते हैं, और वहीं कोई नेता बकवास सुनाने आ जाता है तो हजारों की तादाद में लोग सुनने इकट्ठा हो जाते हैं।